अस्सलाम होप सो यू ऑल आर फाइन एंड इन अ गुड स्टेट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, लाइफ के मॉलिक्यूल्स क्या, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेजर जो एलिमेंट यूज़ होता है वो होता है कार्बन। तो हम सबसे पहले कार्बन की इंपॉर्टेंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कार्बन एक्चुअली में है क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेसिक एलिमेंट है कार्बन। अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में कार्बन लाजमी तौर पे पाया जाएगा एज अ सेंट्रल। ठीक है, एज अ सेंट्रल कंपोनेंट, एज अ सेंट्रल कंपोनेंट। ठीक है, तो एज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन लाजमी पाया जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से कि जो कार्बन है वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेंटर कहलाता है, तो हम इसको लाइफ के स्केलेटन की भी सेंट्रल पोजीशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी की बात हुई है। ठीक है, वैलेंसी बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक बॉन्ड विद सम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, कि अब कार्बन है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह के साथ। तो टेट्रावेलेंट है मतलब कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये बहुत सारे वो एलिमेंट्स जो कि मतलब जाने माने हैं, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उन एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है। वो जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली में हमारे पास क्या है। कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट व्हेन 2 और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन्स शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो बॉन्डिंग होती है ना वो एक्चुअली में अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देती, लेकिन अब यह कि हम थोड़ा सा इसके ना मैं बेसिक्स आपको बताती हूँ कि कोई भी 2 एलिमेंट्स है ना, उन्होंने जब आपस में मिलना होता है तो वो 3 तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। एक या तो आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट होता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड वो होता है कि जिसमें एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है कि ये ले भाई तू दे जा। ठीक है, तू खुश रह, खुद भी स्टेबल हो जाता है, उसको भी स्टेबल करता है, लेकिन उसमें कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, लाइक इसकी एग्जांपल है HCl। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि हाइड्रोजन में 1 होता है HCl। ठीक है, तो वो उसको कहता है कि तुम मेरा एक ले लो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो अपने 18 पूरे कर लो, इवन अपने पूरे कर लो, अपना शेल कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जो होता है ना कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग को, कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको एलिमेंट से आपस में शेयर किया हुआ है। लाइक इसकी एग्जांपल है H2। तो 2 हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक है, उसके पास भी एक है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करता है और वो दूसरा हाइड्रोजन उसका अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो डैट इज द कोवलेंट बॉन्डिंग, डैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसके अलावा एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, उसको आप छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्डिंग का बताना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, जब 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर्ड होता है, डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कोई और शेयर कर रहा है। तो इट्स मीन डैट के एक और एक पेयर दो एलिमेंट्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया, तो अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या होता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। एन एग्जाम्पल इज द बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। के मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताई H2 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो वहां पर फिर कौन सी बॉन्डिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, तो 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक के पास अपना 1 और दूसरे के पास अपना 1, तो वो दोनों आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और वहां पे बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है। एंड कोवलेंट बॉन्ड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जब ये एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इसी तरह जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी जुड़ सकते हैं और कार्बन जुड़ता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन हमारे पास होता है। ठीक है, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो कार्बन है वो भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, व्हेन अ कार्बन एटम्स कंबाइन विद 4 एटम्स, जब एक कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ, क्योंकि टेट्रावेलेंट है 4 की वैलेंसी है, 4 के साथ तो ये जुड़ेगा, अदरवाइज ये अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, सो और रेडिकल्स दी 4 बॉन्ड आर अरेंज सिमेट्रिकली इन अ टेट्राहेड्रॉन। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
ठीक है। कार्बन ये बनाने ही चाह रहा है, अगर इससे कम होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है ना, उसकी एक एबिलिटी है कि वो इतना इंट्रैक्शन करता है, इतने बॉन्ड्स बनाते हैं, तो जब तक उसके बॉन्ड्स नहीं होंगे वो चीज़ स्टेबल नहीं होगी, वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। वो फिर ना इंटरफेयर करेगा एनवायरनमेंट में, मतलब बदतमीजियाँ करेगा, दूसरे एलिमेंट्स को तंग करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम मैक्सिममली ये बात करते हैं कि, और कोई भी रिएक्शन करते हुए इस चीज़ को नज़र रखना चाहिए कि जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं, यूज़ करें, ड्रॉ कर रहे हैं, हमें हर एटम की, हर एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए। लाइक हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है, इस तरह, ठीक है। तो ये वैलेंसीज हमें पता होनी चाहिए, फिर ही हम कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ड्रा कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मेजरली जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, लाइक जैसे बताया कि कार्बन तो इसकी बैकबोन है ना, उसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सम फॉस्फोरस, सल्फर है, तो कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, इनकी आपको खासकर पता होनी चाहिए। बाकी अगर नहीं भी सबकी पता, नहीं भी सबकी आती तो खैर है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको लाइक कार्बन की लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कार्बन अगर जो 4 बॉन्ड बनाती है तो वो एक टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। अभी हम आगे इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी लाइक दिस। अभी ये देखें, ये जो रिंग्ड स्ट्रक्चर है मिडल वाला, इसको देखें, ये होती है बेसिकली टेट्राहेड्रन की शेप, ठीक है। टेट्राहेड्रन मतलब कि एक वो रिंग सी बनी होती है और उसके किनारे साइडों पे निकले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं, एलिमेंट्स आपस में इस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये जितने भी बॉन्ड्स आपको स्क्रीन में ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये कार्बन के ऊपर ब्लू कलर का हाइड्रोजन लगा हुआ है सारा, ये जितने भी बॉन्ड्स आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है, ये सारे के सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सो हम लोग अब इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वरना कार्बन एटम कंबाइन, जब ये मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड गिव टू रिजल्ट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, एक स्टेबल, ये देखिए एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, स्टेबल है। सो दी स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेट्रावैलेंसी, तो इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से, कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से, कि वो अगर 4 बॉन्ड बनाते तो उसके 4 के 4 बॉन्ड्स क्या हैं, पूरे हैं, ठीक है। ऑफ कार्बन एटम मेक इट अ फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब अगर कार्बन एटम स्टेबल होगा, इसकी 4 की वैलेंसी पूरी होगी, तो ही फर्दर अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस हो रहे हैं तो फिर ही वहाँ से हम और सेलुलर स्ट्रक्चर्स, इवन के कॉम्प्लिकेटेड वंस भी हम लोग स्टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन हमारे एलिमेंट सारे के सारे स्टेबल हैं। जब तक अगर कोई एलिमेंट स्टेबल नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा और कोई भी प्रोसेस ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो कार्बन एटम कैन ऑल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच, अनब्रांच्ड और रिंग्स। तो कार्बन जो स्ट्रक्चर बेसिकली बनाता है वो म्यूचुअली इसका कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं कि मतलब उसकी शाखें से निकली हो सकती है, अनब्रांच्ड हो सकते हैं लाइक शाखें नहीं बस सीधे सीधी चेन, ठीक है। और रिंग मतलब लाइक जैसे मैंने आपको टेट्राहेड्रन वो मिडिल स्ट्रक्चर बनाया कि उसकी वो एक शेप सी बन जाती है, ठीक है। तो ये ही कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ये एबिलिटी, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, बाकी उनकी 1 2 है, सल्फर की मतलब 3 भी है, 6 भी, इस तरह वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब कर लेते हैं। तो आपको ज़्यादा एलिमेंट्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। तो आपको जस्ट कार्बन का बताना चाहिए। तो कार्बन की ये एबिलिटी है, दिस एबिलिटी ऑफ अ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टू फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज शोन इन द फिगर। तो कार्बन की ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए डिफरेंट लोगों के साथ बॉन्ड बनाते, लोग नहीं मतलब लाइक एलिमेंट्स, ठीक है। तो और उससे क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक स्केलेटन बनता है। तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक है। हम ना थोड़ा थोड़ा इसीलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा आपको बेसिक्स बैकग्राउंड आपकी थोड़ी क्लियर होती जाए, ठीक है, क्योंकि आगे जब आपने हाई लेवल पे हाई स्टडीज़ के लिए जाना तो ये बेसिक्स आपको किसी ने भी नहीं वहाँ पे बतानी। तो मैं चाहती हूँ कि इन पे ही आप आज ज़्यादा टाइम लगाओ ताकि कल को फिर आपको प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो ये अनब्रांच देख लें स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये ब्रांच चेन, ये देखें इसकी कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन की शाखें निकली हुई हैं, फिर आगे कार्बन, फिर आगे उसकी शाख कार्बन के साथ दोनों तरफ निकली हुई है, फिर फर्दर लेफ्ट राइट दोनों कार्बन के आगे शाखें, हाइड्रोजन इधर भी अटैच है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। तो ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। तो यहाँ से हम अंदाजा कर सकते हैं कि कार्बन कंबाइन कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो कार्बन इन एलिमेंट्स के साथ कॉमनली कंबाइन हो जाता है और कम्बिनेशन विद दीज एंड अदर एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और यही एलिमेंट्स आपस में बार बार मिलकर डिफरेंट तरीक़ों से मिलकर लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है।
लाइक अब कार्बन है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे फास्फोरस और सल्फर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह लाइक प्रोटीन के ही किसी स्ट्रक्चर में कहीं पर फास्फोरस होगा, कहीं पे तो ये सारी बात है इसमें, ठीक है। तो ये सारी बात है इसमें। तो अब इसमें यही है कि जो कार्बन है वो एट अ टाइम सबके साथ भी मिल सकता है और पर्टिकुलरली सिर्फ हाइड्रोजन के साथ भी मिल सकता है। लाइक जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर दिखाया है उनमें क्या है, उनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है वहाँ पे हो सकता है कहीं किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा हो, कहीं पे फास्फोरस लगा हो, कहीं पे सल्फर लगा हो। तो बेसिकली ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और मेजरली कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट होता है ना सब में, CH बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है ना उनमें जो मेजर रोल है ना एनर्जी का, वो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड से आता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन, अब एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसके अलावा कार्बन का अब ऊपर बताया ना कि ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बन सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी बन सकते हैं। और ये सारे बॉन्ड्स हमारी लाइफ में सेलुलर लेवल पे, मोलिकुलर लेवल पे मतलब बनते हैं, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन और ऑक्सीजन की एसोसिएशन होती है, ठीक है। एंड कार्बन ऑल्सो कंबाइंस विद नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स में कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हमने आगे इसको डिटेल में स्टडी करना है, इसलिए मैं इधर जस्ट आपको बॉन्डिंग बता रही हूँ कि किस में कौन सी बॉन्डिंग होती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन की होती है, प्रोटीन्स में कार्बन और नाइट्रोजन की होती है। हमने आगे डिटेल में इनके स्ट्रक्चर्स भी करने हैं और इनकी ये सारी बॉन्डिंग भी करनी है कि लाइक कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मैं आपको आगे स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगी कि वो कैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और लाइक पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सच एज सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग है, बहुत ही हैवी, बहुत ही ह्यूज हैं। तो इसी वजह से ये वाटर में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से तो ये सेल का मतलब स्ट्रक्चर मेंटेन क्यों है, हमारी बॉडी के सेल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, क्यों इतने मतलब अपने काम में एफिशिएंट और एक्टिव है, क्योंकि वो स्टेबल हैं। अगर ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो हमारी बॉडी में 71% वाटर है, ठीक है। तो 70 to 71% जो वाटर है, तो फिर तो ये सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हल हो जाए, लाइफ एग्जिस्ट ही ना करे। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसी वजह से ये पानी में हल नहीं होते और सेल अपना काम करने के काबिल है, ठीक है। उसके अलावा दे also serve as a storage for smaller molecules like glucose, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टोर भी हो जाते हैं। लाइक ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी में स्टोर भी होता है। जितना ग्लूकोज लाइक हमें चाहिए वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो हमारी बॉडी फिर क्या करती है, स्टोर कर लेती है, ठीक है। बाकी ये जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम साथ देखेंगे कि ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, प्रोटीन्स कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक का आपका लेवल है, बेसिक चैप्टर है, तो आप जस्ट इसकी बेसिक्स तक ही रहें, ठीक है। विच इन टर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, यही कि मतलब फिर फर्दर क्या होता है कि उसने उसको स्टोर कर लिया और स्टोर करने के बाद फिर उसकी क्या जिम्मेदारी होगी कि बॉडी को एनर्जी उसने प्रोवाइड करनी है जब ज़रूरत होगी बॉडी को, ठीक है। और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज ही, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये भी सारे एज एनर्जी सोर्स मतलब करते हैं कि लाइक हमने डाइट से प्रोटीन ले ली, अब वो प्रोटीन कैसी हमारी बॉडी में सेव रहेगी, नो वैसे सेव नहीं रहेगी। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होगी, उसकी किस में, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में, ब्रेक डाउन करने के लिए होता है, ठीक है। फैट्स एंड लिपिड्स हैं तो वो किस में टूटेंगे, फैटी एसिड्स में। तो ये अब छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो जितनी हमारी बॉडी को मतलब लाइक जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी तो यूज़ हो रही, लेकिन अब एक्स्ट्रा बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं बॉडी में, बहुत सारी प्रोटीन पड़ी हुई है, मतलब अमाइनो एसिड्स ही, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पड़े हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बच गए हैं और बहुत सारे फैटी एसिड। लाइक हम रात का खाना खाते हैं लेकिन हम रात को इतनी एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म नहीं करते, खाना खा के थोड़ी देर बाद हम लोग सो जाते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एनर्जी चली गई है वो एनर्जी कहाँ लग गई, वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये किस फॉर्म में स्टोर होगी, अगर प्रोटीन खाया तो वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में, अगर आपने
लिपिड्स ली हैं, फैट लाइक अब मैंने राइस खाए तो वो फैटी एसिड की फॉर्म में मेरी बॉडी में ब्रेक डाउन हो गई है और मेरी बॉडी ने उसको स्टोर कर लिया है, ठीक है। और लाइक अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मतलब मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो मे बी समहाउ थोड़े बहुत फैट्स इसमें यूज़ भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हें ही हम एनर्जी सबयूनिट्स भी बोलते हैं और इन्हीं से मिलकर फिर फर्दर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बनते हैं। तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होती है। और हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी यूज़ होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एटीपी बनती कैसे है हमारी बॉडी में, ठीक है, और ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो लेकिन अब आपको यहाँ से एक नई चीज़ ये पता चलनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है, टूटती है, रिलीज होती है, हम खुद एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में है, ठीक है। सच सब्सटेंसेस सर्व एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो इस तरह के सब्सटेंसेस हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, ये बड़ा अपना मतलब रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कार्बन की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो इसमें अब मैं समराइज़ कर देती हूँ आज के लेक्चर को कि हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस में पहले देखा कि कार्बन एक्चुअली में मतलब बैकबोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये टेट्रावेलेंट है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बॉन्ड बनाता है रिएक्ट करने के लिए। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर अब बताया कि कार्बन जो है जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपना रोल प्ले करता है, बॉन्डिंग करता है, तो वो जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। और स्ट्रक्चर्स आपको बताया कि ब्रांच, अनब्रांच चेन्स और रिंग्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। और कार्बन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलता है, लाइक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जैसे ग्लूकोज में बनता है। अगर लाइक वो नाइट्रोजन के साथ मिलके बनता है तो वो अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स में ये बॉन्डिंग होती है इसकी, ठीक है। तो इस तरह हमने आगे इसको बाकी फर्दर ये पढ़ा कि लाइक ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर में हल नहीं होता, इसकी वजह से तो स्टेबल है और हमारे सारे के सारे मैकेनिज्म्स मेटाबॉलिज्म्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने अब ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इनके अलावा हम वाटर भी तो पीते हैं, तो पानी भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो वाटर की है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाटर की है, ठीक है। खाना ना भी हो हम पानी पे फिर भी 3 दिन ज़िंदा रह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ पानी पिए। तो वाटर की जो इम्पोर्टेंस है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो होपफुली से कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, ठीक है।